करते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर। आज मॉडल पेपर है विज्ञान का। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक बार आप सेशन को शेयर करिए, अपने सारे दोस्तों के साथ एक बार इस सेशन को शेयर कर लीजिए। और चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन दिया है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। पहला क्रिस्टलीय लेंस पर, दूसरा स्वच्छ मंडल कार्निया पर, तीसरा परितालिका पर और चौथा पुतली पर। बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? अधिकांश अपवर्तन कहाँ हो जाएगा? कार्निया पर। कहाँ हो जाएगा? कार्निया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। आपको पता होना चाहिए कि इस बार OMR सीट पे पेपर होगा 20 क्वेश्चन का, जिसमें ऐसे ही बहुविकल्पी प्रश्न 20 प्रश्न बहुविकल्पी दिए रहेंगे और आप अपने 20 बहुविकल्पी प्रश्नों की तैयारी केवल 20 मिनट में इस वीडियो के साथ कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है? बताइए वोल्टता को कौन निरूपित करता है? पहला ऑप्शन है किया गया कार्य बटे विद्युत धारा गुणे समय। दूसरा ऑप्शन दे रखा है किया गया कार्य गुणे आवेश। तीसरा ऑप्शन दे रखा है किया गया कार्य गुणे समय बटे विद्युत धारा। और चौथा ऑप्शन है किया गया कार्य गुणे आवेश गुणे समय। बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? V बराबर क्या होता है? V बराबर बताइए क्या होता है? किया गया कार्य W बटे आवेश, यही होता है। कहाँ है? ऐसा कहीं दिख रहा है? V बराबर क्या होता है? वोल्ट बराबर क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। क्या होता है? V इक्वल टू आई इंटू आर, धारा गुणे प्रतिरोध। और Q बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू टी। तो यहाँ केवल Q की वैल्यू आप रखिए, Q बराबर I इंटू टी रखो। W Q और Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी। धारा बराबर क्या होता है? धारा बराबर Q बराबर I इंटू टी। तो देखो किया गया कार्य बटे धारा गुणे समय कहाँ है? किया गया कार्य बटे विद्युत धारा गुणे समय। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से? किया गया कार्य और बटे धारा गुणे समय। तो चलिए इस हिसाब से पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दूसरे पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण वस्तु बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? पूरा क्वेश्चन दिख रहा है? एक बार कमेंट कर दीजिए।
दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। अवतल दर्पण कैसा होता है पता है, और उसमें कैसा बनना चाहिए प्रतिबिंब, वास्तविक और बड़ा। वास्तविक बड़ा कब बनता है, जब पोल और फोकस के बीच में आ जाए। तो देखो पहला ऑप्शन है जब वस्तु बिंब दर्पण की वक्रता केंद्र पर हो। दूसरा ऑप्शन है जब वस्तु बिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में हो। तीसरा ऑप्शन है जब वस्तु बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। और चौथा ऑप्शन है जब वस्तु बिंब दर्पण की वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पर हो। बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में हो तब कैसा बनता है, वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षर को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षर को नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर बताइए। दूसरा ऑप्शन दिया है कि विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया है। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया है। और चौथा ऑप्शन दे रखा है विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर हो गया है। विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर हो गया है। तो क्या होगा, चारों में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। जो उसका निकट बिंदु है वो दूर हो गया है, इसलिए निकट की वस्तुएं उसको दिखाई नहीं देती हैं। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला ही। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। दिया है कि 5 प्रतिरोधक जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। अगर किसी भी प्रतिरोधक को अगर आपको निम्न प्रतिरोध चाहिए तो उसको समांतर क्रम में जोड़ना पड़ता है, और अधिकतम प्रतिरोध चाहिए तो श्रेणी क्रम में जोड़िए। तो बताइए पहला ऑप्शन है 1/5 ओम, दूसरा ऑप्शन है 1/25 ओम, तीसरा ऑप्शन है 1/10 ओम और चौथा ऑप्शन है 25 ओम। तो बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। हल करिए इसको और बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसको किस क्रम में जोड़ दें, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/r तो 5 ऊपर हो जाएगा, 5/1 प्लस 5/1 प्लस 5/1 और प्लस 5/1 और प्लस 5/1 तो हो जाएगा 5 5 10 5 3 15 5 25। कितना हो जाएगा, 25 ओम। कितना हो जाएगा, 25 ओम। तो देखिए 25 ओम कौन सा ऑप्शन है, चौथा ही ऑप्शन दे रखा है 25 ओम। 25 ओम निम्नतम प्रतिरोध इसका कितना हो जाएगा, 25 ओम। और अधिकतम चाहिए तो इसको जोड़ दो श्रेणी क्रम में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी जो पहला ऑप्शन दिया है तार के ठीक ऊपर है,
दूसरा ऑप्शन है तार के ठीक नीचे है, तीसरा ऑप्शन है कागज के तल में तार के उत्तर में स्थित है, और चौथा ऑप्शन है कागज के तल में तार के दक्षिण में स्थित है। तो एक बार और क्वेश्चन पढ़ लीजिए इसको आराम से और फिर उत्तर दीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है, तो उस बिंदु पर तार कहाँ होगा? तार ठीक नीचे की ओर होगा। तार के ठीक नीचे है। कहाँ है? तार के ठीक नीचे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा? निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा? अगर अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर रखी जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? बिंदु आकार का। उत्तल दर्पण में भी रखा है तो अनंत पर बिंदु आकार का बनेगा। केवल उत्तल लेंस में ऐसा तो है नहीं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन? पहला दूसरा दोनों सही है। केवल अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस था उत्तल लेंस, हाँ कहीं भी रखेंगे अगर अनंत पे है तो प्रतिबिंब छोटा ही बनेगा। अगर कोई चीज़ अनंत पे है तो प्रतिबिंब छोटा ही बनता है। अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा ही बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक मिश्र धातु है, एक तत्व है, दूसरा ऑप्शन है एक यौगिक है, तीसरा ऑप्शन है एक समांगी मिश्रण है, और चौथा ऑप्शन है एक विषमांगी मिश्रण है। एक मिश्र धातु क्या होता है? ये तो सबको पता होना चाहिए। एक मिश्र धातु एक समांगी मिश्रण है। क्या है? एक समांगी मिश्रण। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार सेशन को शेयर करिए, आप लोग अपने सारे दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दीजिए इसको। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं? जो एक कार्बन कार्बन के साथ द्विबंध या त्रिबंध बनाते हैं। चलिए देखिए, पहला ऑप्शन दिया है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड सबके साथ है, इसमें CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH3, और दूसरे में है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और तीसरे वाले में दे रखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और फिर दे रखा है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें बताइए असंतृप्त कौन सा हो जाएगा? ये भी हो जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड बनाया है, डबल या ट्रिपल होना चाहिए, और ये भी हो जाएगा B और D। मतलब इसका सही आंसर B और D दोनों हो जाएंगे। B और D दोनों। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है A तथा B, और दूसरा ऑप्शन है B तथा D, और तीसरा ऑप्शन है C तथा D, चौथा ऑप्शन है B तथा C। तो कौन से हो जाएंगे? अगर ऐसे प्रश्न मिले तो B तथा D, B वाला ऑप्शन जो ख है वो सही उत्तर है, क्योंकि इसमें क्या हो जाएंगे? डबल बॉन्ड B और D में ही बन रहे थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन दिया है कि ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा इस विलयन बनाने के लिए सत्य है? तो पहला है यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, दूसरा है यह एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, और तीसरा है परिणामी विलयन की pH 7 से अधिक होगी, और डी है कि परिणामी विलयन की pH 7 से कम होगी। तो बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा?
यह एक क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया तो है, यह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। परिणामी विलयन की pH 7 से अधिक होगी, ये भी सही है। हो सकता है कि नहीं? जितने लोग पढ़े हैं कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए इसको, सब लोग इसका आंसर बताओ। 7 से अधिक तो कौन सा? पहला ऑप्शन है क वाला, ए तथा बी, और दूसरा है बी तथा सी, और तीसरा है ए तथा डी। तो उसमें यही हो जाएगा बी और सी, क्योंकि यह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है और परिणामी विलयन की pH 7 से अधिक होगी। तो ख वाला आंसर इसका सही है, बी तथा सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 10 प्रश्न हो गए, अब 10 और बाकी हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक परमाणु की परमाणुवी त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है। इसको सारे लोग होमवर्क में करके आएंगे और बताएंगे। कमेंट बॉक्स में सभी लोग इसका आंसर करिए। शायद इसका ऑप्शन नहीं है। एक परमाणु की परमाणुवी त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है। चलिए दे भी दिया है आपको, देख लीजिए, देखिए और सारे लोग इसका आंसर करिए। सभी लोग इसका आंसर करिए। लीजिए आपके सामने एकदम अच्छे से हम प्रदर्शित कर देते हैं इसको, देख लीजिए इसको। और इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा, या वीडियो पॉज करके इसका आंसर करिए, या यही होमवर्क है आज का। चलिए बताइए, इस 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताओ कौन सा सही है। क्वेश्चन आपके सामने, एक परमाणु की परमाणुवी त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थ का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके अनुप्रयोग से कीजिए। कॉलम ए में दिया है ब्लीचिंग पाउडर, और दूसरा बेकिंग सोडा, तीसरा धामन सोडा, और चौथा सोडियम क्लोराइड। और कॉलम बी में दे रखा है कांच का विचरण, और बी दे रखा है H2 तथा Cl2 का उत्पादन, और सी दे रखा है विरंजन, और चौथा दे रखा है प्रति अम्ल। तो इसका सही मिलान करिए। ब्लीचिंग पाउडर किसके साथ हो जाएगा? Cl2 का उत्पादन। ब्लीचिंग पाउडर किसके साथ मैच करेगा? H2 तथा Cl2 का उत्पादन हो जाएगा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा किसके साथ करेगा? बेकिंग सोडा हो जाएगा प्रति अम्ल, डी, बी वाला डी के साथ। धामन सोडा, धामन सोडा क्या हो जाएगा? धामन सोडा हो जाएगा कांच का विचरण, सी का पहला। उसके बाद बचा सोडियम क्लोराइड, इसको मिला दो बिना कहे विरंजन से। तो देखो कहाँ है, ए का बी पहले में भी है, और किस में है? चौथे में है। चलो ए का बी यहाँ भी मिल गया और यहाँ भी मिल गया। चलिए बेकिंग सोडा, बी का डी देखो इसमें नहीं मिला, तो पहला वाला गलत। बी का डी, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अगर 1-2 आपको पता है तो सही हो जाएंगे एग्जाम में। बोर्ड परीक्षा में आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे, लेकिन उसमें से आपको 1-2 आना चाहिए। अब देखो 2 मिल गया तो हमने सबको छोड़ दिया, यहीं से काम हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। पहला लवण, दूसरा अम्ल, तीसरा क्षार और चौथा सूचक। तो बताइए नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? अम्ल। अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। सबको पता होगा कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है?
दिया है कि चूने के पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दुधिया हो जाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा जलवाष्प। बताइए किसके कारण होता है? पहला ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम मुंह से फूकते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है? दुधिया होता है वो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कुछ डायनासोर में एक पर मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका यह अर्थ हुआ कि पहला ऑप्शन है सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों से हुई, सरीसृपों और पक्षियों के बीच कोई विकास संबंध नहीं है। तीसरा ऑप्शन है दोनों ही जीवों में पर पिच समजात अंग हैं और चौथा ऑप्शन है पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई, ये पता है आपको कि नहीं? पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई, सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों से नहीं। पहला ऑप्शन यही दिया है कि सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों से हुई, पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तब यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि पहला, जीव का विलोप हाल ही के कुछ वर्षों में हुआ है, या दूसरा ऑप्शन जीव का विलोप हजारों वर्षों पूर्व हुआ है। तीसरा दिया है कि पृथ्वी की परतों में जीवाश्म की स्थिति का जीव के विलुप्त होने की अवधि से कोई संबंध नहीं है, और चौथा ऑप्शन दे रखा है विलुप्त होने की अवधि का निर्धारण नहीं किया जा सकता। अगर पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है जीवाश्म तो हम यह कह सकते हैं कि जीव का विलोप जो है 1000 वर्ष पूर्व हुआ, कई हजारों वर्ष पूर्व हुआ होगा, तभी तो उसकी गहरी परतों से प्राप्त हुआ जीवाश्म। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि चित्र में भाग ए, बी और सी निम्न में से किस क्रम में होते हैं? पहला ए जो दिया है इसको बताना है, ए को, उसके बाद बी को बताना है और फिर सी को। ए वाले पार्ट को क्या कहेंगे? ए वाला पार्ट क्या है? ए वाले पार्ट को हम कहते हैं प्रांकुर। क्या कहते हैं? प्रांकुर कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रांकुर। इसको प्रांकुर कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? प्रांकुर। और बी वाले को क्या कहते हैं? बीजपत्र। ये जो बी वाला है इसको क्या कहते हैं? बीजपत्र कहते हैं। और ये जो सी है इसको क्या कहेंगे? इसको मूलांकुर कहेंगे। क्या कहेंगे? मूलांकुर कहते हैं। इसको कहते हैं मूलांकुर। क्या कहते हैं? इसको मूलांकुर कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर। तो उसका मतलब है कि ऑप्शन जो सी है ग वाला बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है अमृता देवा बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? जीव संरक्षण हेतु, पौधों की कटाई के लिए, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, जल संरक्षण हेतु। अमृता देवा बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार जो है जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। ये
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इसको नोट कर लीजिए, ज़रूर मिलेगा ये आपको 2023 में। दिया है, यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे कैपिटल आर आर स्मॉल वाई वाई झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे स्मॉल आर आर कैपिटल वाई वाई में संकरण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे। पहला ऑप्शन गोल और पीले, दूसरा ऑप्शन गोल और हरे, तीसरा झुर्रीदार और हरे, चौथा झुर्रीदार और पीले। तो कैसे होंगे बताइए इसको। गोल और पीले कैसे होंगे? गोल और पीले होंगे। क वाला ही आंसर सही है, गोल और पीले। तो चलिए ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। और ये 20 प्रश्नों का जो प्रैक्टिस पेपर है, ये ऐसे ही प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे जिसको आपको OMR पे करना होगा। इस बार 20 क्वेश्चन इसी प्रकार OMR पे होंगे। तो 20वां क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित चित्र में अंकित ए मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है। जो ए है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये जो ए बनाया हुआ है ये वाला पार्ट, ये क्या है बताइए, ये क्या है? ग्रीवा। बताइए इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? अंडाशय। क्या कहते हैं इसको? घ ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में।